यूपीएससी वाला बुक्स रिव्यू सीरीज़ के डे 1 में आप सभी लोगों का वेलकम है गाइस। तो इस वीडियो में पूरे ही 24 बुक्स के इंडिविजुअली में हम लोग रिव्यू करने वाले हैं। एंड इससे पहले मैंने 2 वीडियो प्रिपेयर कर दिया है जिसमें आप लोगों ने काफ़ी सारे कमेंट किए हैं जिसके रिगार्डिंग की इंडिविजुअली वीडियो प्रिपेयर कर दिया जाए। तो यस, इस वीडियो में हम लोग सब्जेक्ट हर एक इंडिविजुअली सब्जेक्ट वाइज का चैप्टर वाइज और कॉन्सेप्ट वाइज वीडियो देखेंगे। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, या फिर आप लोग इस बुक्स को परचेज करने का सोच रहे हो या फिर कैसा है बुक्स, इसके बारे में पूरे डिटेल में इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना ताकि आप लोगों को पता चल सके। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास आता है इंडियन पॉलिटी के 3 बुक्स अवेलेबल होते हैं हमारे पास, जो कि इंडियन पॉलिटी का पार्ट 1 और पार्ट 1 में 2 बुक और पार्ट 2 का एक इंडिविजुअल बुक है, जो कि ये रहा आपका पार्ट 2 का बुक। पार्ट 1 में दोनों सिमिलर ही रहते हैं और पार्ट 2 में डिफरेंट है। तो और उसके बाद आता है हमारे पास इंटरनल सिक्योरिटी, जो कि देख ही सकते हो आप लोग। एंड देन फिर वी हैव इंटरनेशनल रिलेशन, जो कि है हमारे पास GS 2 का पार्ट। एंड देन हमारे पास है गवर्नेंस इन इंडिया, और फिर हमारे पास आता है इंडियन सोसाइटी एंड सोशल जस्टिस। ये थोड़ी पतली बुक्स है औरों की मुकाबले। एंड देन हमारे पास है पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया, और फिर आता है हमारे पास CSAT की बुक्स, जो कि 3 पार्ट्स में अवेलेबल होती है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल है ये लॉजिकल रीजनिंग की बुक, और फिर हमारे पास है CSAT कॉम्प्रिहेंशन वाली बुक जिसमें इंग्लिश वगैरह रहते हैं ये। एंड देन फिर हमारे पास है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जिसमें मैथ्स वगैरह के क्वेश्चन रहते हैं। एंड देन चलिए चलते हैं हिस्ट्री में। तो ये है एंशिएंट इंडिया की, जो कि काफ़ी हल्की पतली है और बुक्स के मुकाबले। और ये है मेडाइवल हिस्ट्री, मध्यकालीन इतिहास। और फिर हमारे पास आता है मॉडर्न हिस्ट्री। भाई साहब ये तो मोटी इतनी ज़्यादा है कि मैं क्या ही बताऊँ, एक्सपेक्ट्रम वगैरह सबसे ज़्यादा मोटी है ये। एंड देन वी हैव वर्ल्ड हिस्ट्री बहुत ही उतनी पतली नहीं है अदर्स बुक्स के मुकाबले। एंड देन वी हैव इंडियन आर्ट एंड कल्चर। और फिर चलते हैं ज्योग्राफी के पोर्शन में। तो ज्योग्राफी में सबसे पहले इंडियन ज्योग्राफी, जो कि अदर्स बुक्स के मुकाबले थोड़ी पतली है ये। एंड देन फिर है फिजिकल ज्योग्राफी हमारे पास। सो यू कैन सी फिजिकल ज्योग्राफी, ये काफ़ी मोटी है भाई, जो बहुत मोटी है। एंड देन वी हैव ह्यूमन एंड इकोनॉमिक ज्योग्राफी। एंड देन साइंस एंड टेक्नोलॉजी आते हैं, जो कि ये भी है थोड़ी ज़्यादा मोटी। एंड देन एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड की बुक। और फिर ये है डिजास्टर मैनेजमेंट, ये काफ़ी पतली है। और फिर चलते हैं अगले बुक के, ये है इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी की। और चलते हैं इकनॉमी के बुक। तो इकनॉमी के 2 बुक्स आते हैं, जो कि पार्ट 1 और पार्ट 2, जो कि अभी आप लोग देख ही सकते हो। तो ये रहा 24 बुक्स का रिव्यू। और इस वीडियो में अभी देखेंगे हर एक सब्जेक्ट्स का। तो ये इंडियन पॉलिटी का फर्स्ट ऑफ ऑल देखेंगे, एंड ये सीरीज़ कंटिन्यू चलती रहेगी हर एक सब्जेक्ट का। आपको प्लेलिस्ट बना के दे दिया जाएगा। तो इस वीडियो पूरी प्लेलिस्ट को देख के आप समझ सकते हो कौन सा भी बुक्स का कैसा वेटेज वगैरह है, क्वेश्चन वगैरह कैसे प्रिपेयर रहते हैं, PYQ है या नहीं, जितने भी सारे डाउट्स है सभी इंड हो जाएंगे। तो चलिए चलते हैं, अब सबसे पहले पॉलिटी का रिव्यू करते हैं पॉलिटी के बुक्स के साथ। तो टोटल पार्ट 1 और पार्ट 2 और पार्ट 3, तो 3 बुक्स हैं इंडियन पॉलिटी के, जिसमें कि 2 बुक्स सिमिलर ही हैं। तो इसका रिव्यू करने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि एक ही का मैं रिव्यू करूंगा। जैसा कि अभी आप लोग देख सकते हो, यहाँ का इंटरफेस पहले मैं आपको दिखा देता हूँ। यूपीएससी वाला, एंड देन यहाँ पे आता है इंडियन पॉलिटी। ये है पार्ट 1, ये भी है पार्ट 1, और ये है इसका पार्ट 2। जैसा कि मैंने बताया था कि 3 बुक्स हैं, जो कि पार्ट 1 का 2 बुक सिमिलर ही है और पार्ट 2 का डिफरेंट है। तो कॉम्प्रिहेंसिव लर्निंग सीरीज़ फॉर प्रीलिम्स एंड मेंस, यानी कि बोथ के लिए, प्रीलिम्स एंड मेंस दोनों के लिए है यहाँ पे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं पहले पार्ट 1 का। तो पार्ट 1 में जो सा कि अभी आप लोग देख सकते हो, हमें प्रीफेस आ जाता है सभी बुक्स के तरह ही, एंड यहाँ पे कंटेंट्स वगैरह दिए हुए। तो ये दोनों बुक सिमिलर ही है। तो मैं पहले आपको दिखा देता हूँ, इसको मैं थोड़ी देर रखता हूँ साइड में। यहाँ पे देखो पूरा चीज़ सिमिलर ही है। तो मैं फर्स्ट ऑफ ऑल एक का ही रिव्यू करूँगा। ये देखो 1 से 12 तक, यहाँ से भी 1 से 12 तक है, एक ही चैप्टर का दिए हुए है। और 1 से लेके 13 चैप्टर इसमें भी है, और 1 से लेके 30 चैप्टर इसमें भी है।
हिस्टोरिकल अंडरप्रेनिंग से लेके कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ तक, और यहाँ पे भी वही है। तो एक बुक को रखते हैं हम लोग साइड में और इस बुक से हम लोग देखते हैं, क्योंकि दोनों सिमिलर ही है। सॉरी, आई एम सो सॉरी गाइस। तो कंटेंट्स में पहले हम लोग देख लेते हैं। हिस्टोरिकल अंडरप्रेनिंग से 1 से 12 है। तो यहाँ पे है फर्स्ट चैप्टर, जो कि कुछ इस तरीके से दिए हुए हैं। इंट्रोड्यूशन यहाँ पे है और इवोल्यूशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और इस तरह से यहाँ पे आप लोगों को फ्लो चार्ट्स मिल जाते हैं, जो कि टाइम लाइन है बेसिकली। एंड यहाँ पे एक पिक्चर दिख जाता है, जो कि पिक्चर फिगर 1.1 है। तो इसमें बेसिकली मैं आपको दिखा देता हूँ फर्स्ट पढ़ के। इंडिया इज़ द वर्ल्ड लार्जेस्ट डेमोक्रेसी एंड 7th लार्जेस्ट इन टर्म ऑफ जियोग्राफिकल एरिया, यानी कि इंडिया जो है वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है एंड 7th लार्जेस्ट टर्म ऑफ द जियोग्राफिकल एरिया में है। तो इसी तरह से दिए हुए यहाँ पे इट इज़ अ वाइब्रेंट म्यूजिक्स ऑफ डाइवर्स कल्चर एंड रिलीजन्स, इनेक्ट किया गया था 1950 को। तो इस तरह से दिए हुए हैं इसमें यहाँ से। तो ये है हमारा सेकेंड पेज, और इस पार्ट 1 में आते हैं हमारे पास टोटल 478 पेज, जो कि देख सकते हो यहाँ पे 478 पेज। और इस तरह से है फर्स्ट चैप्टर का कुछ ओवरव्यू। एंड यहाँ पे इंडियन काउंसिलिंग एक्ट ऑफ 1861, विक्ट्री चेंजिंग, यहाँ से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, वाइसरॉय चेंजिंग और सिग्निफिकेंस वगैरह, बुलेट पॉइंट नोट्स वगैरह सब में दिए हुए हैं, और छोटा सा यहाँ पे की नोट्स के तरह है। तो ये है बेसिकली फर्स्ट चैप्टर का कुछ ओवरव्यू। तो एंड हो जाते हैं हमारे पास यहाँ फर्स्ट चैप्टर, जैसा कि यहाँ पे एंड लास्ट में भी है कंक्लूजन पे पहुँचते हैं। वाइल द प्री इंडिपेंडेंस लेजिस्लेशन प्लेड अ क्रिटिकल रोल इन द एस्टेब्लिशमेंट एंड एक्सपेंशन ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया, इट ऑल्सो कंट्रीब्यूटेड टू द creation of modern institutions and system. However, these developments came at the cost of significant economic exploitation and political subjugation. खैर ये है पूरा आपका ओवरव्यू। लास्ट में कंक्लूजन जो देता है वो ये है। एंड देन वी हैव सेकेंड चैप्टर, एंड इन सेकेंड चैप्टर कॉन्सेप्ट एंड मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हमारे पास मिलता है। क्या कॉन्सेप्ट एंड मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, क्या क्या कॉन्सेप्ट रहा कॉन्स्टिट्यूशन को बनने में। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल मीनिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, एंड देन वी हैव कॉन्सेप्ट ऑफ रूल ऑफ लॉ, यानी कि रूल ऑफ लॉ का क्या कॉन्सेप्ट वगैरह है। एंड ये है कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, क्या है ये कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन डिफरेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म डिफरेंट है। तो इसी सभी का यहाँ पे ओवरव्यू फ्लो चार्ट के तरह दिए हुए है। पॉपुलर सॉवरेनिटी, यानी कि सॉवरेन होना चाहिए कंट्री, रूल ऑफ लॉ यानी कि रूल होना चाहिए कोई ना कोई लॉ का, और देन एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी, यानी कि इंडिपेंडेंट होना चाहिए जुडिशरी कोर्ट, जो कि किसी के बहकावे में या फिर किसी के कहने पे कोई फैसला न ले, एकदम इंडिपेंडेंट स्वतंत्र होना चाहिए। एंड देन फिर पॉलिसी गवर्न बाय लीगल एंड जुडिशियल कंट्रोल, इसी तरह से दिए हुए आप लोग देख लेना। ऑल्दो मैंने जो लोग इंस्टाग्राम मेरा नहीं, इंस्टाग्राम तो मेरा है ही नहीं, बेसिकली टेलीग्राम, यस टेलीग्राम पे आप लोग कनेक्ट करके इसका PDF ले सकते हो। तो यही है टाइप्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन दिए हुए, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन एंड अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन, इसी सब का ओवरव्यू। खैर ये वीडियो काफ़ी लंबी हो सकती है, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि इसे शॉर्ट वाले वीडियो मैंने प्रिपेयर कर दिया है एंड आप लोगों के कहने पे ही ये वीडियो प्रिपेयर कर रहा हूँ। तो ये वीडियो लंबी होगी ज़रूर, बट इस वीडियो को देखने के बाद आपके बुक्स के रिगार्डिंग सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे कि इस बुक को परचेज करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए, या फिर बहुत सारे मार्केट में नोट्स हैं या फिर बुक्स हैं, क्या वो कोई भी बुक्स है, सभी बुक्स भाई सेम ही होते हैं, सभी में कॉन्सेप्ट सेम ही होते हैं, बस लिखने का तरीका हल्का डिफरेंट होता है, बस यही। तो खैर चलिए वापस आते हैं पॉइंट पे। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे थे रिटन एंड अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है। जैसे कि इंडिया में है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन एंड अदर्स स्टेट में यानी कि कंट्री में है अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन जैसे। तो यही है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है। इट इज़ अ फॉर्मल डॉक्यूमेंट दैट डिफाइंस द structure of the government and the rights of the governed. Usually it is a single consolidated text like the constitution of the
यूनाइटेड स्टेट्स जो कि अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन है वो है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, और ये फॉर्मल डॉक्यूमेंट की तरह होता है जो कि स्ट्रक्चर होता है गवर्नमेंट का। और अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन होता है ये। दिस टाइप ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट कंटेन्ड इन अ सिंगल डॉक्यूमेंट बट कंसिस्ट ऑफ वेरियस सोर्सेज इंक्लूडिंग स्टेटस लीगल and legal codes and judicial decision and example in the constitution of the United Kingdom। मैंने कहा था ना यूके का यूके यूनाइटेड किंगडम का जो है वो है अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन विच इज लार्जली अनरिटन एंड बेस्ड ऑन कस्टम्स ट्रेडिशन जुडिशियल डिसीजन एंड स्टेट्यूट्स। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि ये बहुत दिनों से चलते आ रहा था एक रूल, तो उसी को वही रूल रहना है बेसिकली, तो उसी के रूल के हिसाब से चलेगा अपना कॉन्स्टिट्यूशन। तो बेसिकली इसमें यही दिए हुए फ्लेक्सिबल रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन है। आगे फ्लेक्सिबल क्या है, रिजिड थोड़ा उसको चेंज कर पाना बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है। फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन को हम तुरंत मतलब आसानी से अमेंडमेंट कर सकते हैं। यू कैन अमेंडमेंट बहुत ही ईजिली। तो यही सब है दिए हुए है। इट कैन बी ईजिली अमेंडेड और चेंजेस यानी कि बदलाव कर सकते हैं। और रिजिड में इट रिक्वायर्स अ स्पेशल प्रोसीजर। तो इसी तरीके से दिए हुए है प्रेसिडेंट एंड पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूशन। तो यही पे बेस्ड है पूरे ही। खैर ये वीडियो काफ़ी डिटेल्ड में हो रही है। जो कॉन्सेप्ट मुझे लग रहा है कि अच्छे से आपको बता देना चाहिए वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो यही है सब्जेक्ट्स मैटर आर्टिकल कवर्ड दिए हुए द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी 1 से लेके 4 सिटीजनशिप 5 to 11 में दिए हुए सेकेंड शेड्यूल। इस टाइप से बहुत ही अच्छे से स्ट्रक्चर वे में आपको पूरी चीज़ मिल जाते हैं। तो जो भी बोलते हैं ना कि बुक्स बहुत ये है अच्छे नहीं है बुक्स, इनका कंटेंट कैसा, भाई साहब एक बार खुद आप पढ़ के देखो। दूसरे के कहने पे या फिर सुनने पे मुझे लगता है कि आपका डिसीजन नहीं लेना चाहिए आई थिंक। और आता है हमारे पास देन प्रीएम्बल। तो प्रीएम्बल भी जैसा कि सभी इसके पिछले चैप्टर की तरह हमने देखा कि स्ट्रक्चर है, यहाँ पे पिक्स वगैरह है, फिगर 4.1 इसी तरीके से पूरे ही बुक्स में दिए हुए हैं। तो अब जल्दी से काफ़ी अगर मैं इससे पहले पेज के तरह अगर वीडियो में प्रिपेयर करूँ तो ये वीडियो आई थिंक कि काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो खैर चैप्टर वाइज का एक ओवरव्यू लेके चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। तो ये है प्रीएम्बल का चैप्टर होता है ये हमारे पास 4 एंड देखते हैं प्रीएम्बल कितने चैप्टर्स में दिए हुए हैं, सॉरी चैप्टर नहीं पेजेस में दिए हुए हैं। तो ये काफ़ी 36 है, यहाँ पे 31 से लेकर 36 में प्रीएम्बल आपका कवर हो जाएगा इस बुक्स में। जो कि सेकुलर है, यहाँ पे सोशलिस्ट है, डेमोक्रेटिक है, रिपब्लिक है और हाईलाइटेड है सभी की सभी जो कि इम्पोर्टेंट वर्ड है सभी हाईलाइटेड है यहाँ पे। तो और आता है हमारे पास सिस्टम्स ऑफ गवर्नमेंट, यानी कि सिस्टम गवर्नमेंट का क्या क्या सिस्टम होगा। तो मीनिंग एंड मैंडेट ऑफ गवर्नमेंट एंड उसके बाद है सम की कैरेक्टरिस्टिक्स एंड फंक्शन ऑफ गवर्नमेंट एंड गिवन बिलो। क्या उनका कैरेक्टरिस्टिक यानी कि विशेषता और कार्य क्या है गवर्नमेंट का, ये दिए हुए यहाँ पे। अथॉरिटी इट मीन्स गवर्नमेंट्स हैव द लेजिस्लेटिव पावर टू मेक एंड enforce law within their jurisdiction which can be derived from various sources including constitution, election, tradition और force। यानी कि अथॉरिटी उनके पास पावर होता है लॉ को इम्प्लीमेंट करवाने का, इसी सब ये दिए हुए। एंड देन ट्रेडिशनल jurisdiction, government have defined geographical boundaries within the which they enforce their law and authority। These boundaries can range from लोकल गवर्नमेंट टू नेशनल गवर्नमेंट। तो यही सब दिए हुए इसमें। लॉ मेकिंग, इन्फोर्समेंट, फॉरेन रिलेशन, टैक्सेशन, डिफेंस एंड सिक्योरिटी, पॉलिसी मेकिंग। आई डोंट नो मेरा गला थोड़ा जो है ना भाई बहुत ही अजीब तरीका का हो रहा है, तो प्रोनाउंस करने में हल्का डिफ़िकल्टीज आ रही है। खैर कोई नहीं। तो ये देख सकते हैं आप लोग टाइप ऑफ गवर्नमेंट, यूनिटरी और फेडरल सिस्टम दिए हुए। यानी कि यूनिटरी में क्या होता है सिस्टम में गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रोल्स द होल गवर्नमेंट ऑफ स्टेट, यानी कि स्टेट और एक कंट्री में जैसे कि अगर स्टेट हुआ और उसके अंदर भी स्टेट हुआ दोनों का गवर्नमेंट सेम ही होता है। फॉर एग्जांपल चाइना, यूनाइटेड किंगडम, इस सब का। और जैसे इंडिया में फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है। पावर इज शेयर्ड बिटवीन अ स्टेट एंड
shared between a central government and regional or state government, each having constitutionally mandate autonomy, authority and responsibility, feature division of पावर सेपरेशन, गवर्नमेंट रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन। इट इज मतलब अगर ये कॉन्स्टिट्यूशन हुआ तो इसमें भाई साहब रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन होना ही चाहिए, तभी तो पता चलेगा ना कि स्टेट का और दो स्टेट मतलब एक कंट्री में जैसे एक स्टेट हुआ, जैसे मानो एक इंडिया हुआ, ठीक, और उसके अंदर में फिर बिहार हुआ, तो दोनों का पावर क्या क्या पावर है कितने का, ये तो रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन रहेगा तभी ज़्यादा अच्छे से पता चल पाएगा। अगर अनरिटर्न रहेगा तो उसमें कॉन्फ्लिक्ट वगैरह काफ़ी हो सकती है। क्या आगे देखते हैं क्या है। आई नो कि ये वीडियो काफ़ी लंबी हो गई होगी, बट कोई नहीं, देखते हैं पूरे अच्छे से। जब देखना ही है तो फिर क्या ही टेंशन लेना है। तो यूनियन एंड इट्स टेरिटरी आता है हमारे पास 6 चैप्टर में। तो इंट्रोड्यूशन यहाँ पे दिए हुए हैं और आर्टिकल 1 यूनियन ऑफ स्टेट्स, आर्टिकल 1 बहुत ही अच्छे से दिए हुए हैं। ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइंस इंडियन ऑल्सो नोन एज भारत as a union of states. The article addresses two fundamental aspects: the name of the country, the nature of its political structure. In the Constituent Assembly, the choice of the country's name was a matter of debate. यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जब हुआ था उसमें डिबेट बहुत ही लंबा चला था, डिबेट चला, डिस्कशन चला, डेलिब्रेशन चला, बहुत सारा चला कि क्या हो सकता है इसका नाम, यानी कि नेम भारत। सम मेंबर्स एडवोकेट फॉर द ट्रेडिशनल नेम, यानी कि ट्रेडिशनल क्या है इंडिया का नाम भारत, यानी कि ट्रेडिशन से एक चलता ही आ रहा है। एंड देन वाइल अदर्स फेवर्ड द मॉडर्न नेम इंडिया, यानी कि मॉडर्न नेम हम लोग का है इंडिया। एंड एक्नोलॉजेस बोथ नेम्स एज इंडिया दैट इज़ भारत। यहाँ से आता है बहुत ही क्वेश्चन एराइजेस होते हैं ना, इंडिया भारत व्हाट इज, तो ये है इंडिया दैट इज़ भारत। तो इसी तरीके से इन आर्टिकल 1 फर्दर कैटेगराइजेस द टेरिटरी ऑफ इंडिया इनटू 3 पार्ट्स। तो चैप्टर 6 का एक पेज का मैंने थोड़ा आपको ओवरव्यू दे दिया। आर्टिकल 1 नेम एंड टेरिटरी ऑफ यूनियन, आर्टिकल 2 एडमिशन और इस्टेब्लिशमेंट न्यू स्टेट्स, तो ये पावर देता है। खैर ये रहा आपका पूरा ही ओवरव्यू। इसका इधर टाइमलाइन, इधर पिक दिए हुए फिगर, इसमें हाईलाइट किए हुए कौन सा जगह कैसा है कैसा था, इस टाइप से इंडिया का इधर मैप है। तो इसी तरह से आई नो कि ये वीडियो काफ़ी लंबी होगी, बट क्या ही कर सकते हैं गाइस। तो आता है हमारे पास सिटीजनशिप, यानी कि नागरिकता। सिंगल सिटीजनशिप क्या है, कैसे कोई अगर इंडिया अदर कंट्री का इंडियन सिटीजनशिप लेना चाहता है, इंडियन सिटीजन बनना चाहता है, तो उसके पास उनके लिए क्या प्री रिक्विजिट वगैरह फॉलो करने होंगे, तब वो इंडिया का सिटीजन कहलाएगा। इसी चैप्टर से अगर आप रीड आउट करोगे अच्छे से, तो आपको सभी के आंसर मिल जाएंगे बहुत ही क्लियरली ब्रीफ में। खैर मैं कहाँ ही चल गया था। खैर ये देखो, तो सिंगल सिटीजनशिप यहाँ पे आता है और इंट्रोडक्शन यहाँ से स्टार्ट होता है। क्या है सिटीजन, पूरे बताए हुए इंट्रोडक्शन में, यानी कि इंट्रोड्यूस यार जो भी हो। तो आर्टिकल 15, 16, 19, 29, 13 इन सब में फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइडेड एक्सक्लूसिवली टू इंडियन सिटीजन्स, यानी कि इंडियन सिटीजन्स जो कोई भी हैं सिर्फ उनके लिए ही ये फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड किया गया है, उन्हीं को ये राइट्स दिया गया है। और जो भी इंडियन सिटीजन्स नहीं है, जो बाहर से आके रहते हैं, उनके लिए कोई राइट नहीं है। तो सिंगल सिटीजनशिप इसमें देखते हैं इन इंडिया बोथ अ सिटीजन बाय बर्थ एज वेल एज अ नेचुरलाइज्ड सिटीजन आर एलिजिबल फॉर द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट वाइल इन द यूएसए ओनली अ सिटीजन बाय बर्थ, यानी कि यूएसए में क्या है कि अगर आप सिटीजन बनोगे वहाँ पे तो बाय बर्थ ही वहाँ का होना चाहिए। खैर तो ये था कुछ फर्स्ट पेज, तो उसका मैंने थोड़ा आपका ओवरव्यू दे दिया। और ये है आपका टाइम लाइन तो नहीं है, ये है थोड़ा फ्लो चार्ट, जिसमें ओनली सिटीजन्स आर एलिजिबल फॉर सर्टेन ऑफिसेस, यानी कि जो भी इंडिया के सिटीजन्स होंगे वही सर्टेन ऑफिसेस के लिए एलिजिबल होंगे। जैसे वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अगर आपको बनना है तो आपको इंडियन सिटीजन ही होना चाहिए। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और लेजिस्लेटिव असेंबली, तो ये सारा है, देख लेना आप लोग। तो ये रहा हमारा 7 चैप्टर का मैंने भी थोड़ा आपको ओवरव्यू दे दिया। और ये है अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन, इंट्रोडक्शन
इंट्रोडक्शन में दिए हुए द वर्ड कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ से आया है, तो लैटिन वर्ड कॉन्स्टिट्यूट, क्या है ये, कॉन्स्टिट्यूट, यस, कॉन्स्टिट्यूट से आया है, विच मीन्स होता है टू सेट ऑफ और एस्टेब्लिश्ड, यानी कि एस्टेब्लिश्ड करना होता है। इन सिंपल टर्म कॉन्स्टिट्यूशन रेफर टू अ सेट ऑफ रूल्स विच आउटलाइन हाउ अ गवर्नमेंट वर्क्स एंड हाउ इट इंटरेक्ट्स विद द पीपुल इन टर्म ऑफ देयर राइट एंड ड्यूटीज़, यानी कि हमारे पास कुछ राइट्स भी होते हैं एंड कुछ ड्यूटीज़ भी होते हैं। वो क्या होते हैं वो आप लोग कमेंट करके बिल्कुल बताना। और कॉन्स्टिट्यूशन आर द बेडरॉक ऑफ एनी नेशन गवर्नमेंट सिस्टम, बहुत ही सही बात है। अगर कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होगा तो कंट्री कोई रन कैसे करेगी, चलेगी कैसे, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में ही सारा चीज़ लिखा होता है। तो इसमें अमेंडमेंट डे बाय डे जैसे हमें नीड पड़ती है वैसे वैसे हम अमेंडमेंट करते रहते हैं। तो आर्टिकल 368 जैसा बहुत सारा इसमें अमेंडमेंट दिया होगा। खैर चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर की ओर। थोड़ा थोड़ा मैं आई थिंक कि आप लोगों को ओवरव्यू दे देता हूँ ताकि सो डैट आपको पता तो चल सके। तो 9 चैप्टर है हमारे पास, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में है हमारे पास। तो आई होप कि आपको कैमरा में दिख रहा होगा सारा चीज़ अच्छा से, क्योंकि मैं देख नहीं पा रहा हूँ। जो भी छूटा होगा तो आई एम सो सॉरी फॉर डैट। तो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है पूरे ही एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, एंड काफ़ी सारे क्वेश्चन एराइज होते हैं यहाँ से, जो कि अभी आप लोग देखोगे PYQ तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। तो इंट्रोडक्शन में यहाँ पे दिए हुए हैं इमर्जेंस ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर, यहाँ से यहाँ तक पूरा ही केशवानंद भारती केस। जो भी पॉलिटी के स्टूडेंट होंगे या फिर ज़िंदगी में एक बार उन्होंने पॉलिटी पढ़ा होगा तो उनको ये केस से रूबरू जरूर ही होंगे। केशवानंद भारती केस जो कि बहुत ही पॉपुलर केस था। एंड देन वी हैव इंदिरा नेहरू गांधी केस सॉरी गोलकनाथ केस। ये सब काफ़ी इम्पोर्टेंट है एंड काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे वही फ्लो चार्ट्स दिए हुए हैं। एलिमेंट्स ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, इन सभी में जो केस हुए ना सब में काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो खैर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन चैप्टर्स की ओर। तो फंडामेंटल राइट्स, ये तो जो भी स्टूडेंट है उन सभी को पता ही होगा कि कितने इम्पोर्टेंट है, हाउ मच इम्पोर्टेंट इन दिस चैप्टर। तो ये है राइट्स, क्या है हमारे पास राइट्स, आपको पता है, डू यू नो क्या क्या है आपके पास राइट्स, व्हाट ऑल हैव राइट्स। तो ये है हमारे पास राइट्स। तो इसमें इंट्रोडक्शन में पूरे बताए हुए राइट्स क्या है इसके बारे में। थॉमस हॉब्स हैं जो कि फिलोसफर वगैरह है, वो सब क्या कहे हुए हैं उन्हीं का थोड़ा आपको इसमें दिए हुए इस वर्ड में। तो चलते हैं रिलेशनशिप बिटवीन राइट्स एंड क्लेम्स, फिर डिफरेंस बिटवीन राइट एंड प्रिविलेज। राइट्स, किसी को राइट्स है और किसी को प्रिविलेज क्यों दिया गया है, इसी के हिसाब से इसमें पूरे में बात हुआ है। थ्योरी ऑफ नेचुरल राइट, यानी कि नेचुरल राइट क्या है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी, नेचुरल राइट्स, इस सब के बारे में, अबाउट सोशल कॉन्ट्रैक्ट। तो यही सब दिए हुए। खैर अगर आपको नॉइज़ आएगी तो उसको आई एम सो सॉरी, उसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, बिकॉज बगल में मैरिज वगैरह है तो आई थिंक कि उसकी ही नॉइज़ आएगी। और अभी की देखो, अभी मैं आपको टाइम दिखा देता हूँ, अभी कितने टाइम हो रहे हैं, 1:33 रात के 1:33 हो रहे हैं। खैर चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। क्या ही कर सकते हैं, आप लोगों के लिए वीडियो प्रिपेयर करना पड़ रहा है तो प्लीज़ यार एफर्ट देख के लाइक वगैरह आपका मन है तो कर दो, नहीं तो मैं क्या ही कर सकता हूँ, ना करो, लेकिन कर दो यार, छोड़ो हटाओ, क्या ही क्यों ही मैं कहूँ। चलते हैं हम नेक्स्ट चैप्टर की ओर। एफर्ट कहाँ जाना है, आज ना तो कल एफर्ट का क्या होता है, वो एफर्ट का रिवॉर्ड मिलना ही है। तो ये है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी इनहेरेंट इन पार्ट 4 of the Indian Constitution, Article 36 to 51, served as a non-enforceable but guiding principle for the government। ये है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, इतने से इतने आर्टिकल्स में दिए हुए और बोरोड फ्रॉम द इरीज कॉन्स्टिट्यूशन, वहाँ से लिया गया है दूसरे कंट्री की कॉन्स्टिट्यूशन से। ये जो है आपका ये
बोरोड किया गया है। और यहाँ पे इम्पोज मोरल ऑब्लिगेशन ऑन द स्टेट authorities for their application, but the real force behind and political, that is public opinion. तो यस यू कैन सी फीचर्स ऑफ DPSP यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, इसको हल्के में ना लिया जाना चाहिए एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। आप कोई भी बुक्स क्यों ही ना पढ़ो, सब में इसका कॉन्सेप्ट सेम ही होगा, मैटर नहीं करता है बुक या फिर नोट्स, चीज़ तो वही रहनी है। तो यही है, तो बुक्स भी या फिर नोट्स भी सभी है, कोई एक को रेफर करो सही रहेगा। खैर तो चलते हैं नेक्स्ट की और फंडामेंटल ड्यूटीज़। उससे पहले मैंने देखे थे राइट्स एंड 12 चैप्टर में आते हैं हमारे पास फंडामेंटल ड्यूटीज़। तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ में है स्टेट, सिटीज़न, गवर्नमेंट, राइट्स, ड्यूटीज़, गवर्नमेंट ड्यूटीज़, इस टाइप को दिए हुए यहाँ पे। मतलब स्टेट है, उसके पास सिटीजन है और एक गवर्नमेंट है। सिटीजन्स यानी कि गवर्नमेंट, सिटीजन्स के पास क्या है, राइट्स और ड्यूटीज़ दोनों है, और गवर्नमेंट के पास क्या है, ड्यूटीज़ है। DPSP पार्ट 4 और में इसका दिए हुए, और राइट्स में क्या है, फंडामेंटल राइट्स पार्ट 3 में है, और फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी है। तो पार्ट IVA और आर्टिकल 51A में इस सब का दिए हुए। और हिस्टोरिकल इसका बैकग्राउंड क्या रहा है वो है यहाँ पे, एंड स्वर्ण सिंह कमेटी और रिकमेंडेशंस वगैरह है। तो सभी का ये, और ये रहा फर्स्ट चैप्टर। इस प्रीवियस चैप्टर का भी मैंने फर्स्ट चैप्टर का थोड़ा ओवरव्यू आपका दे देता हूँ ताकि आपको पता चल सके। तो ये है फंडामेंटल ड्यूटीज़ का थोड़ा फ्लो चार्ट, जिसमें बीच में फंडामेंटल ड्यूटीज़ है और इसके क्या क्या करैक्टरिस्टिक्स हैं, इसके अबाउट में पूरी चीज़ दी हुई है कलर करके, जो कि देख सकते हो। फिगर 12.2 है। और चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर की ओर, रिकमेंडेशन ऑफ वेरियस कमिटीज़, रिकमेंडेशंस ऑफ वेरियस कमिटीज़। ये हमारा PW ओनली IS बाई फिजिक्स वाला का लोगो छोटा सा आपको यहाँ पे ये भी मिल जाता है। एंड इंडियन पॉलिटी पार्ट 1। खैर गाइज, मैं आई एम नॉट किडिंग, आई एम सीरियस। सो सेंटर एंड स्टेट रिलेशंस, यानी कि सेंटर और स्टेट का रिलेशन क्या है, क्या है रिलेशन, आप जानते हो? नो। तो इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आपको पता चल जाएगा कि क्या है रिलेशन सेंटर और स्टेट का, ताकि टाइम टू टाइम कॉन्फ्लिक्ट वगैरह होते रहता है, थोड़ा मोड़ा वो कॉन्फ्लिक्ट नहीं जो आप सोच रहे हो, दूसरे टाइप का कॉन्फ्लिक्ट। खैर, तो इंट्रोडक्शन में देख लेते हैं हम लोग। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बीइंग फेडरल इन स्ट्रक्चर, यानी कि स्ट्रक्चर में क्या है, फेडरल है, यानी कि यहाँ पे दो होते हैं, एक दोनों का अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ रहता है बात, प्रोविजंस वगैरह। डिवाइडेड ऑल पावर्स, यानी कि पावर्स डिवाइड रहते हैं दोनों के, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड फाइनेंशियल, बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट गवर्नमेंट्स। एट द सेम टाइम द कॉन्स्टिट्यूशन एस्टेब्लिश्ड एन इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम टू इन्फोर्स बोथ सेंट्रल लॉज एज वेल एज स्टेट लॉज। खैर, तो ये है हमारे पास सेंटर स्टेट रिलेशन कैन बी स्टडीड अंडर 3 मेन हेडिंग। तो फाइनेंशियल रिलेशन आर्टिकल 268 टू आर्टिकल 293 यहाँ से यहाँ दिए हुए, जैसा कि लेजिस्लेटिव रिलेशंस है यहाँ पे, फिर से आता है हमारे पास एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस, इतने आर्टिकल में सभी का प्रोविजंस दिए हुए। फिर है सेंट्रल और स्टेट रिलेशन, यानी कि इधर है लेजिस्लेटिव रिलेशन, यहाँ पे आता है हमारे पास एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन, और यहाँ पे आता है फाइनेंशियल रिलेशन। तो इसके अंदर इधर बात लिखा हुआ है, territorial extent of central and states legislation, distribution of legislative subjects, parliamentary legislation in the state field, center control over the state legislation। और यहाँ पे administrative legislation में दिए हुए सेंटर्स डायरेक्शन टू द स्टेट, यानी कि सेंटर स्टेट को डायरेक्शन दे सकती है। कोऑपरेशन बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, ऑल इंडियन सर्विस, यानी कि IAS, IPS, IAS को एग्ज़ाम लेती है सेंटर एंड उसको नौकरी कह सकते हो आप, करने भेजती है स्टेट में। तो इस तरीके से आप समझ सकते हो आई थिंक। तो ये रहा चैप्टर 13 का कुछ पेज का ओवरव्यू। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा है, एंड कहीं पे भी मेरे से वर्ड मिस्टेक हो गया है, फॉर डैट आई एम सो सॉरी गाइस, क्योंकि इंसान से ही गलती होती है और मैं भी एक इंसान ही हूँ। तो चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर की ओर, एंड देन
वी हैव विच चैप्टर, आई डोंट नो। तो चलते हैं, जल्दी से निकाल जाए चैप्टर, कौन सा चैप्टर है भाई, इतना लंबा चैप्टर है ये, तो काफ़ी सारे चीज़ दिए हुए हैं इसमें। तो 13 है यहाँ पे, और यहाँ पे आता है हमारे पास 14 चैप्टर। ओ माय गॉड, आपको शायद नहीं दिख रहा होगा, आई डोंट नो। तो ये है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इमर्जिंग प्रोविजंस पार्ट, ये आर्टिकल इतना इतना इतना, 3 काइंड्स ऑफ इमरजेंस, और यहाँ पे टाइप ऑफ नेशनल इमरजेंसी, और ये सारा दिया हुआ है। तो चलते हैं, इसको स्किप करते हैं थोड़ा, क्योंकि अभी और भी सारे चैप्टर्स हैं। ये भी काफ़ी लंबा है। प्रेसिडेंट दिए हुए कब से कब तक रहे थे, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है आप सभी के लिए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का टेन्योर इतना से इतना रहा है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का टेन्योर इतना से इतना, जाकिर हुसैन, ये तो सभी का टेन्योर आप लोग देख सकते हो और याद कर सकते हो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इट्स इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। तो यूनियन एग्जीक्यूटिव पार्ट 2, द प्राइम मिनिस्टर इज़ द हेड ऑफ द गवर्नमेंट, यानी कि प्राइम मिनिस्टर जो होते हैं हमारे, वो क्या होते हैं, गवर्नमेंट हेड होते हैं इंडिया के, सॉरी। द प्राइम मिनिस्टर इज़ द हेड ऑफ द गवर्नमेंट इन इंडिया, इंडिया में जो भी गवर्नमेंट है उनके हेड है प्राइम मिनिस्टर, जो कि ऑक्यूपाइज अ पोजीशन ऑफ promote political influences in the country's parliamentary democracy, parliamentary system रूल प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर होते हैं जिसमें रूल। तो प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर दोनों का दिया हुआ। अपॉइंटमेंट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, कैसे अपॉइंटमेंट किए जाते हैं प्राइम मिनिस्टर का, उसका कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस में दिए हुए हैं आर्टिकल 75 क्लॉज 1 में। तो अपॉइंटमेंट प्रोसेस यहाँ पे है, और प्रोवाइडिंग मेजोरिटी, यानी कि मेजोरिटी आना चाहिए उनको, इसीलिए उनको पीएम बनाया जाएगा। कॉज यार, अगर मेजोरिटी ही नहीं रहेगा तो कैसे वो पीएम बन पाएंगे। खैर, और मेंबरशिप यहाँ पे देख लेते हैं। एंड ओथ टर्म एंड सैलरी द प्राइम मिनिस्टर, पूरे ही अच्छे से दिए हुए, पूरे डिटेल्ड में। तो इसके लिए टेंशन लेने की बिल्कुल भी नीड नहीं है कि कैसे होगी हमारी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन। आई होप ये बुक आप अच्छे से पढ़ोगे तो फाइनली हो सकती है अच्छे से प्रिपरेशन। क्या तो सैलरी एंड अलाउंस दिए हुए। चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर की ओर एंड देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर में दिया हुआ है क्या, द स्टेट एग्जीक्यूटिव इंट्रोडक्शन। द गवर्नर क्या है, अपॉइंटमेंट ऑफ द ऑफिस ऑफ द गवर्नर आर्टिकल 155 में दिए हुए, ये 155 में दिए हुए हैं आर्टिकल, अनुच्छेद 155। तो ये रहा, इसका कुछ ऐसे ही देख लो, आप समझ सकते हो। प्रेसिडेंट एंड मैक्स, तो थोड़ा मैं आपको बता देता हूँ। देखो, द गवर्नर इज़ नॉट इलेक्टेड बाय द पब्लिक वोट, यानी कि जो पब्लिक वोट होते हैं उनको चूज नहीं करते, यानी जैसे आम जनता हुए ना हम लोग, तो हम लोग गवर्नर को चूज नहीं करते हैं। तो कौन करता है, हु। The position is filled without an electoral college, unlike the presidential elections. The governor is appointed by the president. यहाँ मिल गया हमारा आंसर। गवर्नमेंट किसके द्वारा अपॉइंट होते हैं, तो प्रेसिडेंट के द्वारा। प्रेसिडेंट एंड वारंट अंडर his hand and seal. The president and may make such provisions as the think fit for the discharge of the function of the government of the governor of the state in contingency not providing the constitution. तो ये सारा है फॉलो चार्ट, इसका अलग अलग डिफरेंट लाइन बना के दिए हुए। टर्म, डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर, डीओपी, रिमूवल, फ्लेक्सिबिलिटी, कॉन्टिन्यूटी ऑफ ऑफिस, कब तक रह सकते हैं, यानी कि नो वैकेंसी अलाउड इन गवर्नर सर्विस कैन एक्सटेंड बियॉन्ड 5 years until सक्सेसर इज इन पैलेस। और यहाँ पे टू मेक चेंजिंग प्रोविजन। खैर, चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर की ओर। ये कंपेरिजन दिए हुए हैं, यानी कि प्रेसिडेंट एंड गवर्नर के। तो कंपेरिजन ऑफ पावर्स रिलेटेड टू ऑर्डिनरी एंड मनी बिल्स ऑफ द गवर्नमेंट वाइस प्रेसिडेंट। ये वीडियोस तो ये सब काफ़ी ही लंबी बन चुकी है। खैर, क्या ही कर सकते हैं, ऐसे वीडियो आप लोगों को लंबी अभी देखने को मिलेगी। तो उसके लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और भी नहीं करोगे तो आपका ही लॉस है, मुझे क्या है।
कहाँ गया भाई न्यू चैप्टर, कब आएगा? When will come? I don't know. I know one thing and that thing is, वो भी मैं नहीं जानता। चलिए, इससे पहले हम कहाँ थे, चलते हैं हम अपने गूगल बाबा के पास। तो ये है हमारे गूगल बाबा 15 चैप्टर। अभी यहाँ पे यूनियन एग्जीक्यूटिव 2 यानी कि 238 देखें, मेरे गूगल बाबा ने बता दिया अच्छे से। 238 इधर रहा, यहाँ पे हम लोग देखे थे ये चैप्टर। तो अभी यूनियन एग्जीक्यूटिव 2, ये तो शायद ये, अच्छा चलो कोई नहीं, ये है यूनियन एग्जीक्यूटिव पार्ट 2 जो कि देख सकते हो। एंड द प्राइम मिनिस्टर इज हेड ऑफ द गवर्नमेंट, तो ये हम लोगों ने अभी जस्ट ही देखा था, सो सॉरी। तो चलते हैं पार्लियामेंट की ओर 279 में, और अभी भी हमारे पास काफ़ी चैप्टर्स बचे हुए हैं। तो 279 में चलते हैं, अपने पेज को ले चलते हैं 279। एंड ये जो बुक है ना, मैं सोच रहा हूँ कि ये जो पार्ट 2 है इसका वीडियो मैं इस वीडियो में तो कवर नहीं करूँगा, बिकॉज बहुत ज़्यादा ही वीडियो लंबा हो जाएगी, लेंथ इसकी हो जाएगी। तो इसका पार्ट 2 है ना, तो ऐसे ही मैं बना दूंगा इंडियन पॉलिटी पार्ट 1 और इंडियन पॉलिटी पार्ट 2। तो इसका नेक्स्ट वीडियो में इसका कवर करेंगे, जो भी चैप्टर है इससे भी अच्छे तरीके से, क्योंकि वो वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं होगी। यहाँ से 31 चैप्टर से स्पेशल प्रोविजंस फॉर सम स्टेट्स को क्यों दिए गए हैं, इस सब टाइप से। तो खैर पार्लियामेंट चलते हैं। तो पार्लियामेंट ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो मैं इतना बोल रहा हूँ तो आप भी समझ ही सकते हो कितना ज़्यादा होगा ये इम्पोर्टेंट पार्लियामेंट चैप्टर हम लोगों के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो देखो यहाँ पे दिए हुए हैं, पिक्चर्स दिए हुए, और ये है तो आपको छोटा सा फ्लो चार्ट और सभी चैप्टर्स के तरह ही। तो यहाँ पे देखते हैं, तो देखो, द पार्लियामेंट द सुप्रीम लेजिस्लेटिव ऑर्गन ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्लेज अ पाइवटल रोल इन शेपिंग द डेमोक्रेटिक एथोस ऑफ द नेशन, इनहेरेंटली डिजाइंड, और इट्स composition and function and inherent with the constitution, illuminating and the essence of the democracy। तो इस टाइप से आपको मिल जाते हैं इस चैप्टर का ओवरव्यू फर्स्ट पेज का। तो चलते हैं अब नेक्स्ट चैप्टर की ओर। यहाँ पे इन 1954 द काउंसिल ऑफ स्टेट एंड द हाउस ऑफ द पीपल अडॉप्ट हिंदी नेम्स राज्यसभा एंड लोकसभा रिस्पेक्टिवली। द चेंज सिम्बोलाइज्ड इंडियंस कल्चर प्राइड पोस्ट इंडिपेंडेंस। यहाँ पे रोल ऑफ द प्रेसिडेंट्स वाइस वर्सा पार्लियामेंट का ही दिए हुए। खैर और नेक्स्ट चैप्टर है, ये भी काफ़ी अच्छे खासे पेजेस में कवर है। चलते हैं इधर ही अपने पॉलिटी के गूगल बाबा के पास। खैर और पार्लियामेंट 332 पार्लियामेंट कमेटी एंड इंडियन parliamentary groups 332। where is 332? here is 332। oh my god, it's not 332, so where is? so here is तो parliamentary committee and Indian parliamentary groups। भाई साहब मेरे तो पूरे अच्छे से खासे से आवाज़ ही नहीं निकल रहे, बट कोई नहीं, कैसे लोग मैराथन ले लेते हैं, आई डोंट नो टिल नाउ। खैर तो आते हैं पॉइंट पे। द पार्लियामेंट हैज़ लिमिटेड टाइम एंड एक्सपर्टीज टू मेक द डिटेल्ड सेक्वेंट्री ऑफ द लेजिस्लेटिव measures and other matter, therefore it is assisted by a number of committee or discharge of its duties, namely parliamentary committee। इसी को कहते हैं आर्टिकल 105 एंड 118 में दिया हुआ है, नॉट 80, 18 में दिया हुआ है पार्लियामेंट्री कमेटी, स्टैंडिंग कमेटी और एड हॉक कमेटी, इस तरह का तरीके से। खैर ये मेरे चैप्टर शायद कंप्लीट हो चुके हैं, अच्छे से मैंने रिवीजन नहीं किया इसका चैप्टर। खैर देखो ये सारा है इस तरह से फॉलो चार्ट्स एंड लिटरली जिन लोगों को काफ़ी बड़ा लग रहा है भाई जो कैसे कवर होगा, जब आप एक बार कोचिंग लिए हो तो कोचिंग के बाद सारे टॉपिक को पढ़ोगे थोड़े टाइम बना के एकदम अच्छे से, तो उतने ज़्यादा आपको लेंदी नहीं लगेंगे। खैर स्टेट लेजिस्लेचर यहाँ पे आता है 20 चैप्टर हमारे पास है एंड इसका 347 पेज नंबर है, 347, ये है 346।
इसमें है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गिव्स अ फेडरल स्ट्रक्चर वेयर द पावर्स बिटवीन द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट द डिवाइडेड government are divided, so the state legislature are internal part of this federal structure, serving as the primary legislative bodies at the स्टेट लेवल। यानी कि द कॉन्स्टिट्यूशन है इंडियन गिव्स द फेडरल स्ट्रक्चर दिए हुए है, क्या यूनिटरी नहीं फेडरल, तो इसमें दोनों का पावर्स डिवाइडेड रहता है। बाई कैमरल एंड यूनिकैमरल लेजिस्लेचर, क्रिएशन एंड एवोल्यूशन ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, इसके बारे में टॉपिक दिए हुए हैं सारे चैप्टर के हिसाब से। एंड देन वी हैव कंपोजिशन ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर। आई एम सो सॉरी गाइज अगर इधर का छूट वगैरह गया होगा, आई डोंट नो कि क्योंकि मैं बुक्स पे देख रहा हूँ ना कि कैमरे पे, तो अगर छूट गया होगा तो सीरियसली आई एम सो सॉरी फॉर डैट। तो अब चलते हैं 20 से सीधे 21 पे। यहाँ तो 23 निकल गया, बट कोई नहीं, देखते हैं कहाँ पे दिए हुए 21, नहीं तो फिर चलेंगे इंडियन पॉलिटी के गूगल बाबा। ओ माय गॉड, ये बहुत ही क्या कह सकते हैं हम इसको। देखो देखो देखो, बहुत सारे लोग ब्लेम करते हैं, तो वो आ गया ब्लेम का रीजन। देखो इस तरह से इसमें दिए हुए है पूरा, बट यहाँ पे दिए हुए है किस टाइप से, यानी कि इधर का पेज जो है वो इधर चला गया है, मिस अंडरस्टैंडिंग के कारण को हो या फिर कुछ भी, आई डोंट नो। खैर देखते हैं, एक और है हमारे पास इंडियन पॉलिटी की, उसमें ऐसे ही है या फिर नहीं। तो इसका पेज नंबर है 362। तो इसमें हम निकालते हैं 362, इसमें भी है क्या 362 नहीं, इसमें सुप्रीम कोर्ट सही दिए हुए हैं, ये रॉन्ग है आई थिंक, इसीलिए 2 बुक्स डिलीवर की गई है। खैर चलते हैं हम लोग इसी बुक्स की ओर। 362 दोनों सेम ही है, तो छोड़ो मैं इसी बुक्स में आपको दिखा देता हूँ, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो फिलहाल इसको ही रखते हैं साइड में हम लोग। तो आओ, तो ये है सुप्रीम कोर्ट, इसमें भी दिए हुए क्या है सुप्रीम कोर्ट, इसके बारे में पूरी अच्छे से। ये आपका टाइमलाइन कैसे कैसे एवोल्यूशन हुआ, टाइमलाइन ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ जजेस इन द सुप्रीम कोर्ट, कंपोजिशन एंड अपॉइंटमेंट ऑफ द जजेस, इंडियन जुडिशियल सिस्टम, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या क्या रहा है। ओ माय गॉड, फिर इस साइड हो गया इसका पेज का, क्या है ये, आई डोंट नो। अच्छा, इस साइड चलना है हम लोगों को। खैर यही मैंने आपको दिखा दिया, चलते हैं हम नेक्स्ट पे 22 चैप्टर नंबर। और कोई चैप्टर मिस हो गया होगा मुझसे तो उसके लिए भी आई एम तो सॉरी। तो आते हैं चैप्टर 22 हाई कोर्ट यानी कि एक डिस्ट्रिक्ट में कोर्ट होती है वो, और एक स्टेट में होती है कोर्ट हाई कोर्ट वो, और एक इंडिया लेवल यानी कि सुप्रीम कोर्ट। तो ये है इसका ओवरव्यू। इन द इंडियन जुडिशरी द हाई कोर्ट वर्क्स एज अ सिंगल integrated judicial system that operates below the Supreme Court but above the subordinate courts such as districts or session courts. For most of the states, it consists of a high courts and the hierarchy of the subordinate court. It occupies the position in the judicial administrative of the state, यानी कि मद्रास हाई कोर्ट व तमिलनाडु एंड पुडुचेरी एंड चेन्नई, यानी कि कलकत्ता हाई कोर्ट, नॉट कैलकाटा हाई कोर्ट, वेस्ट बंगाल एंड अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, ये सब है इसका ऑपरेटर। फिर से हम लोग चलते हैं 23। तो हेयर इज 23। तो सबऑर्डिनेट कोर्ट क्या रहते हैं, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था, इसका प्रोविजन सभी चीज़ अच्छे से दिए हुए हैं। जज ऑफ सिटी सिविल कोर्ट, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज, ज्वाइंट डिस्ट्रिक्ट जज, ये सब के बारे में। तो ये सब का पूरा ही अच्छे से आपको मेरे टेलीग्राम पे मिल जाएगा, तो प्लीज़ वहाँ पे जाके आप लोग देख लेना। अल्टरनेट डिस्ट्रीब्यूट रिजोल्यूशन एंड अदर कोर्ट्स, चैप्टर नंबर है हमारा 24, और इसका ही पूरा इधर टाइमलाइन दिए हुए है। और इसके बाद आर्टिकल एंड इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड, इक्वलिटी बिफोर लॉ के पहले इक्वलिटी। तो इसी तरह से सभी चैप्टर्स के तरह इस चैप्टर्स में भी दिए हुए। चलिए चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर की ओर। यह है ट्रिब्यूनल्स, ये चैप्टर 5 और इसका भी यही ओवरव्यू है। और मैं क्या ही कहूँ,
सबका क्या कहते हैं उसको, और ये 26 यहाँ पे आप लोग देख लो, जुडिशल रिव्यू वगैरह वाला है, जुडिशल एक्टिविज्म एंड जुडिशल ओवरेज। तो ये यहाँ से गोलकनाथ केस, केशवानंद भारती केस, मिनरल्स मिल्स केस। और आता है हमारे पास 27 चैप्टर, जुडिशरी रिफॉर्म्स एंड रिसेंट ट्रेंड्स। क्या क्या रहा है इसके अबाउट फेज 1 टेक्सचुअलिस्ट अप्रोच, फेज 2 इसी सब का है। एंड देन 27 चैप्टर तक हम पहुंच चुके हैं। और मैं इस तरह से आप लोगों को इसलिए दिखा रहा हूँ कि जो भी, अगर मैं थोड़ा ही कंटेंट के बारे में आपको गाइड कर रहा हूँ, बट उससे क्या होता है ना कि आप एक पूरे, जैसे मैं चैप्टर को चेंज कर रहा हूँ तो आपको एक बेसिकली ब्रीफ इंट्रोडक्शन तो मिल रहा है ना, इंट्रोड्यूस में आपको करवा पा रहा हूँ कि क्या क्या बेसिकली है, किस टाइप से कंटेंट दिया हुआ है, मेरा यही मोटिव है। तो यही रहा, ये है चैप्टर नंबर 28, पंचायती राज्य वाला, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ डेमोक्रेसी, पंचायती राज इवोल्यूशन, इधर इंट्रोड्यूशन, फिर से ये ब्लू हाईलाइट करके दिए हुए। एंड देन चलते हैं अभी हम लोग नेक्स्ट चैप्टर की ओर। हालांकि एंड तक तो हम पहुंच गए हैं, इधर था कौन सा 28 और लास्ट आई थिंक है 29। एक मिनट, आई एम नॉट श्योर। अच्छा 30 है लास्ट, 29 है हमारे पास, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ डेमोक्रेसी म्यूनिसिपैलिटीज, इस टाइप से इसका है। अर्बन लोकल बॉडी सर्व एज अ बैकबोन गवर्नमेंट। और देन हमारे पास आता है कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, 13 चैप्टर, जो कि है इंडियन पॉलिटी की लास्ट चैप्टर, पार्ट 1 बुक की। ठीक, तो ये है इंट्रोडक्शन, ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ कोऑपरेटिव इंडिया, कोऑपरेटिव्स इन इंडिया, और टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ दिए हुए हैं इस टाइप से। एंड देन कुछ पेजेस मिल जाते हैं नोट्स के लिए। और फाइनली मेरा इस इंडियन पॉलिटी पार्ट 1 बुक के 478 पेजेस हैं इसमें, और लास्ट में वी हैव सम पेजेस जो कि पूरे ही खाली है। तो ये था इंडियन पॉलिटी का कुछ सारे चैप्टर्स का ओवरव्यू। तो ये वीडियोस आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हालांकि ये वीडियो आई थिंक कि 40 मिनट से ज़्यादा का हो चुका होगा, खैर कोई नहीं। अगर आप जो भी एंड तक होंगे उनको आई थिंक कि बहुत ही नॉलेज मिला होगा इस वीडियो से। ताकि मैं सोच ही रहा था कि एक वीडियो बड़ा या फिर लेंथ ज़्यादा बड़ा क्यों ही ना हो जाए, बट आप लोगों को कंटेंट काफ़ी अच्छे से डिलीवर किया जाए। तो फाइनली वो हमारा जो मोटिव होता है वो हो रहा है इस के साथ एंड। तो यहाँ 1 से लेके 13 चैप्टर इसमें दिए हुए हैं, 1 से लेके 178 पेजेस का है पूरा ये 130 चैप्टर, जिसमें सिटीजनशिप, अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, फंडामेंटल ड्यूटीज़, सेंट्रल स्टेट रिलेशन क्या है, यूनियन एग्जीक्यूटिव पार्ट 1 पार्ट, पूरी ही चीज़ को हम लोगों ने अच्छा से देखा है। भले ही हमने एक पेजेस ही देखे हैं बट काफ़ी अच्छे से देखे हैं। एंड आई एम अगर आई थिंक कोई पेज का कोई टॉपिक हमसे मिस हो गया होगा या फिर मैं गलत प्रोनाउंस कर दिया होगा तो आई एम सो सॉरी गाइज, उसके लिए क्या ही कर सकते हैं, हो जाता है कभी कभी। और चलिए और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। खैर ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और इसका रिव्यू करेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तो ये था इंडियन पॉलिटी का वीडियो और यूपीएससी वाला बुक्स रिव्यू सीरीज़ डे 1 में हम लोगों ने देखा पार्ट 1। तो मिलते हैं आप लोगों से किसी नेक्स्ट वीडियो में। इसका नेक्स्ट वीडियो पार्ट 2 करने वाले हैं हम इसका। बाकी अभी तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। बाय।